हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेज में। यूपी टेट के एग्जाम के लिए ये मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपका एग्जाम चल रहा है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो ये सारे पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न जैसे दे रखा है, यदि p का p% 36 हो तो p का मान क्या होगा। p बराबर होगा, तो p का p% बराबर 36 कर लिया तो परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। तो p स्क्वायर तिरछे गुणा कराएंगे तो 36 गुणे 100, 3600 हो जाएगा। 36 का इसका 60 होता है। या 36 का वर्गमूल कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 और 100 का निकालेंगे 10, तो p का मान हो गया 60। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। दूसरा है, यदि 2352 का मान दे रखा है 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। भाई इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा। जब फैक्टर करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1176 आएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 था 1 बचा 15 हो गया। 2 सते 14, यहाँ पे 1 बचा 2 छंग 12। इससे 2 से काटेंगे 588, 294, 3 से काटेंगे फिर 7 से काटेंगे तो 2 की पावर कितना आ गया 4, क्योंकि 2 4 बार है, 3 1 बार है, 7 की पावर 2 7 2 बार है। तो x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 1, z का मान आ गया 2। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 4 1 5, 5 और 2 7, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें बताना है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, पूरा समझाने में टाइम लग सकता है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना होता है ना, वहाँ पे आपको एमआर शीट में फिल करना है, बस आप देखेंगे इसका फैक्टर करके एक्स वाई जेड जो पावर आ रही है वहीं से आपको जोड़ देना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी वहाँ पे। 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। 100 के समभाजक मतलब इसके हम पहले फैक्टर कर लेंगे 100 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हमें समभाजक बताने हैं, ठीक है, विषम नहीं बताने। तो एक तो हो नहीं सकता, 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। तो कितनी संख्या बतानी है हमें, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 इसके जो है वो समभाजक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब जो उसकी साइड रखी है ए क्यूब भी मान सकते हैं अगर उसकी साइड ए है तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का कोई बड़ा घन है उससे 3 सेंटीमीटर भुजा का हमें घन काटना है। तो बड़े वाले घन को छोटे वाले घन से उसका आयतन निकाल के भाग कर देंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, घनों की संख्या बतानी, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब 15 गुणे 15 गुणे 15 बटे में 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 से 15 काटा 5, यहाँ भी 5, यहाँ 5, 5 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल है, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। बहुभुज के भुजाओं की संख्या बतानी। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणे 180। यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछा गया था कि किसी पंचभुज में कोणों का योग बता, अंतः कोणों का योग बताना था। वहां पे पंचभुज दे रखा था, मतलब n का मान वहां पे कितना दे रखा था 5। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें कोण दे रखा है, हमें भुजाओं की संख्या निकाल, यहाँ पे n निकालना है। तो फार्मूला वहां भी यही वाला लगेगा। तो 2160 बराबर n-2 गुणे 180, डिवाइड कर देंगे 180 से 12 आएगा और माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का, तो n का मान कितना आ गया 14। दो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये वाली आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला है, सबसे छोटी ऋणात्मक आभास पूर्णांक या सबसे छोटी धनात्मक आभास संख्या। ठीक, आभास संख्या सबसे छोटी क्या होती है भाई, जो जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो खुद स्वयं संख्या होती है। तो इस पहली संख्या क्या हो जाएगी 2, और ये अकेली ऐसी है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, और सम संख्या भी है। धनात्मक अभाज्य बताना है, ऋणात्मक अभाज्य बताना है, सबसे छोटी यही है। तो ये हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2। इसको पहले ये दिया है मिश्र भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, सिंपल इसको बना लेंगे। तो 2 एकम 2, ये तो पता ही होगा आपको, 2 एकम 2 1 3, इसकी गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। 3/2 23/2, ठीक है, और 223/2 और 2223/2, क्योंकि 11 11 11 है, ठीक है। 1111 दूना 2222 हो जाएगा, 2222, उसमें एक जोड़ेंगे 2223 हो जाएगा। सबका हर बराबर है तो इसमें तिरछी गुणा करने की जरूरत नहीं है, हर बराबर करने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 2472/2, 2 से भाग करेंगे 1236। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b का मान 125 है तो b की पावर a का मान बताना है। कितना अच्छा सवाल है। a की पावर b का मान हमें, अब कल के एग्जाम में एक ऐसा सवाल पूछा गया, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 80, उसमें x का मान बताना है।
ठीक है, घात वाले से भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। 125 का फैक्टर करेंगे 5 की पावर 3 आएगा। ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, तो ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया 3। अब उल्टा कर दो भाई, इसको 3 की पावर 5 कर दो, क्योंकि बी का मान कितना है 3, तो 3 को 5 बार गुणा करें तो 243 आएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखो एक कैलेंडर से एक सवाल यहाँ पूछा गया है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? देखो पहले तो हम डिवाइड कर देते हैं 61 को 7 से, क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो 8 भागफल आएगा और 5 शेषफल बचेगा, मतलब 5 शेष बचेगा। पूरा पूरा भाग 8 बार जाएगा, 7 8 56 और 5 बचेगा। तो शुक्रवार में 5, क्योंकि शुक्रवार था, शुक्रवार में 5 जोड़ देंगे तो बुधवार आएगा। अब हमें क्या कह रहा है? 61 दिनों बाद, बुधवार प्लस 1। ठीक है, 61 दिनों बाद कह रहा है, 61वां दिन नहीं कह रहा है। 61वां दिन तो देखो 61वां दिन क्या आया है? बुधवार आया है। ठीक है, 61वां दिन बुधवार आया, लेकिन 61 दिनों बाद कह रहा है, तो एक दिन और जोड़ना है, तो गुरुवार आ जाएगा, मतलब बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है ये वाला। अगला है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? देखो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना है, MDH। ठीक है, बटे W भी मान सकते हैं अगर वर्क दिया होता है। यहाँ पे देखो घंटे दिए नहीं है, तो हमें M दिया है, मतलब व्यक्तियों की संख्या, और D दिया है दिनों की संख्या। यहाँ पे आवर नहीं दे रखा है, तो बटे में W1 जितना कार्य हो रहा है। तो M का मान कितना है पहले? 40। D का मान कितना? 30 दिनों में कितना खा रहे हैं चावल? 200। और हमें निकालना क्या है? दिनों की संख्या निकालनी है। बराबर में 30 गुणे D2 बटे 500। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 0 कैंसिल करके जब इसको सॉल्व करें तो 100 दिन आ जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट पैमाने पर यह ताप कितना है? डायरेक्ट फार्मूला भी आपसे पूछा सकता है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? C/5 बराबर F-32/9। अगर आपसे केल्विन वाला पूछा जाता, सेल्सियस में दिया होता, केल्विन बदलना होता, तो K-273 हो जाता। कितना होता? K-273। और यहाँ पे केल्विन जब निकालते तो K बराबर हो जाता C+273। तो यहाँ पे 37 था, इसको जोड़ देते 273 में, लेकिन हमें फारेनहाइट में बदलना है, तो 37/5 बराबर F-32/9। इसको भाग करेंगे तो 7.4 आएगा, और त्रिज्या गुणा कराएंगे 9 से तो 66.6, और उसमें 32 जोड़ेंगे 98.6 डिग्री फारेनहाइट आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6। अगर यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो 100.4 फारेनहाइट आ जाता है। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा फीवर हो जाता है, क्योंकि इतना तो नॉर्मल होता है। फिर अगला दिया, यदि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 कोण और 1 भुजा, ये दे रखा है, केवल 3 कोण, केवल 3 भुजाएं, 2 भुजा और उनके मध्य कोण। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम मतलब त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। 2 कोण और 1 भुजा, इससे बना सकते हैं। 2 कोण दे रखा है, 1 भुजा दे रखा है, केवल 3 भुजाएं, 3 भुजाएं दे रखी तो उससे तो त्रिभुज बन ही जाएगा। 2 भुजा और उनके मध्य कोण, ये इससे भी त्रिभुज बन जाएगा। केवल 3 कोण अगर दिए हैं तो वहां से हम त्रिभुज नहीं बना सकते, क्योंकि केवल 3 कोण दिए हैं, उसमें भुजाएं तो दे नहीं रखी हैं, तो वहां से हम नहीं बना सकते। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 2 कोटपूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण बताने हैं। अब ये बहुत सिंपल प्रश्न आता है आपका, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। इतने सिंपल कहीं आप कहो कि इतने सरल प्रश्न नहीं आते हैं। 17-18 के पेपर आप उठा के देख लो, ठीक है, उसमें आए हुए प्रश्न, संपूरक वाला, कोटपूरक वाला। संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? उनका जोड़ होता है 90 कोटपूरक का, और जो संपूरक होता है उसका होता है 180। तो ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ 90 है वो कोटपूरक होते हैं। देखो इसमें चेक कर लेंगे, पहले इसमें अंतर दे रखा है तो हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं। 65-35 ये तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। यही एक ऑप्शन है जिनका जोड़ हो रहा है 90। ठीक है, और अंतर भी चेक कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर देखो 40 है, बाकी भी अंतर 40 आ रहा है, लेकिन वहां पे जोड़ उनका कोटपूरक नहीं आ रहा है। फिर अगला है 50 का कोटपूरक था संपूरक। अभी मैंने बताया कि कोटपूरक 90 से घटा दो, संपूरक 180 से घटा दो। कोटपूरक क्या हो जाएगा? 90 माइनस 50 40, संपूरक 180 माइनस 50 130। तो ऑप्शन देख लो 40 और 130। अगला सवाल दिया है A/3 B/4 बराबर C/7 हो तो A प्लस B प्लस C का मान। देखो यहाँ पे बराबर के मान के कांस्टेंट कुछ मान लेते, लेकिन हमें यहाँ डायरेक्ट लगा के मैंने बता दिया है कि ठीक है, वहां पे के मानेंगे फिर के कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू वही आएगी। ए की वैल्यू मैंने मान ली 3, बी की वैल्यू मानी 4। ऐसा कोई सवाल है उसको यहाँ पे हमने के अगर माना या एक्स माना तो वहां पे वैल्यू तो वही आएगी ना जब उसको सॉल्व करेंगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट।
तो a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे, बटे में सी से भाग करेंगे तो 4 3 7 7 14 बटे 7 2 आ जाएगा आंसर। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपका। पाई है एक, पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना, पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 जो है ये परिमेय होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है कि 12 10 12 को हमें 12 से भाग करना है। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 12 से भाग करेंगे एक को, 12 एकम 12, यहाँ पे एक बचा, एक उतार लिया यहाँ पे, फिर यहाँ 0 उतारेंगे। जब दूसरी संख्या यहाँ उतारेंगे ना तो यहाँ पे हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर अगली ये देखो 12 से 10 छोटा है, फिर अगली संख्या उतारेंगे एक, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। यहीं पे अगर आपने गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। उसके बाद फिर 96 हो गया, 101 था यहाँ पे, 12 96, फिर 52 बचा, 48 हो गया, 4 शेषफल बचा यहाँ पे, कितना बचेगा 4। तो ये आंसर हो गया आपका। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, हमें बताना है कि कोई संख्या है उसका 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। तो हमने कर लिया, संख्या x मान ली, 3/4 का 2/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा बटे में, तो 2 तिरछी गुणा करेंगे 48 आएगा। लेकिन ये 48 आंसर नहीं है भाई, उसमें कह रहा है उस संख्या का भी 1/4 निकालना है, उस संख्या का 1/4। तो ये जो 48 था उसका 1/4 निकालेंगे, कितना आएगा 12। इसमें ऑप्शन में देखो 48 है, जल्दबाजी में आपको 48 नहीं लगाना है, इसीलिए ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि बच्चा जल्दबाजी में लगा देते हैं। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, उस वर्ग की बारंबारता दर्शाती, क्या दर्शाती है? कोई आयत चित्र है, उसमें उस वर्ग की चौड़ाई ये भी नहीं, उस वर्ग की ऊपरी सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उस वर्ग की बारंबारता, उसकी बारंबारता जो है वो कितनी है, आयत चित्र में ये दर्शाती है, ठीक है, आयत की ऊंचाई जो होती है। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता तो होनी नहीं चाहिए, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तो पहला ये आपका होना चाहिए गणितीय संप्रेषण, ठीक है। क्या आंकना चाहिए, बच्चे में क्या देखना चाहिए, गणितीय संप्रेषण। अधिकतम न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है भाई, ये तो परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है, रेंज। सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा, देखो इसमें सबसे बड़ा कितना है 38 - 2, सबसे छोटा 36। इसका वर्गमूल बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, ये वर्गमूल आपसे इस प्रकार का पूछा जाता है, 2 तरीके से लगा सकते हो, देखो ऑप्शन से भी लगा सकते हो और डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर सकते हो। 7 + 2 था, इसको हमने ब्रेक किया, 7 को 5 + 2 + 2 √10, √10 को 5 × 2 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा √5 + √2 √5 और √2 का होल स्क्वायर। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हो जाएगा √5 + 2 √2, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, √2 + √5 या √5 + √2, या ऑप्शन से आपको लगाना है, ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इन दोनों की गुणा 10 आनी चाहिए, नहीं आ रहा है, इन दोनों का 10 तो है लेकिन अंडरवुड में नहीं आएगा, तो हमारा एक ही तो ऑप्शन बचा, इससे इसका स्क्वायर कर लो, ऑप्शन को स्क्वायर कर लें, क्योंकि वर्गमूल है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करें ऑप्शन का और ये वाला मान आ जाए जो प्रश्न में दे रखा तो हो जाएगा। इसका स्क्वायर किया तो 2 + 5 + 2 √2 और √5, तो 7 + 2 √10, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो इकाई का अंक, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी है, आपको सब बस इकाई का अंक ले लेना है। 8 × 6 × 9 × 2, तो इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 48 × 18 आएगा, तो फिर यहाँ से इकाई का अंक ले लेंगे, 8 8 64, 64 का इकाई का अंक कितना है 4। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? देखो x - y का मान 5 दिया है और xy का मान कितना दिया है 36 गुणनफल, तो इनको जब डिवाइड करेंगे एक दूसरे को तो 1/y - 1/x = 5/36, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है x का मान बताना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भाई कितना होता है 180, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, डायरेक्ट लगे लगाने में टाइम लगा, इसको डायरेक्ट आप करेंगे 50 और 30, 80 85 हो गया, तो 180 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 95 बचेगा, आंसर हो जाएगा आपका। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, ये भी पूरा कोण जो होता है 180 होता है, क्योंकि पूरा जो होता है 360 होता है, 360 अंश होता है, तो ये 100, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 से 100 को घटाएंगे 80 बचेगा। या इस प्रकार से देखो इसमें 70 दिया है, इसमें एक्स वाई जेड सब निकालना है, तो ये जो पूरी रेखा होती है ये 180 होती है सरल रेखा में, 180 से 70 घटाएंगे 110, ये बचेगा। जब ये 110 है, इसके सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो y का मान भी 70 होगा और z का मान भी 110 होगा, क्योंकि x का मान कितना है 110। तो ये आपके 25 सवाल थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुके हैं, PYQs हैं जो
कभी ना कभी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, 17 के एग्जाम में या 18 के एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।